हेलो गाइस, सो टुडे वी विल स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक इंडियाज़ फॉरेक्स रिजर्व्स। ये बहुत न्यूज़ में रहा है और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू दी रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज़ लेटेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स डेटा, गोल्ड रिजर्व्स हैव रीच टू $102.3 बिलियन, है ना। 102.3 बिलियन बढ़ चुका है। This has taken the share of the gold in the foreign reserve to nearly 15% from around 7% a decade ago. तो अभी जो इंडिया ने फॉरेन रिज़र्व है उसमें गोल्ड का शेयर 15% बढ़ चुका है। 7% 10 साल पहले हुआ करता था ना। आरबीआई क्या है? इसका प्राइमरी अथॉरिटी है जो मैनेज करता है फॉरेन एक्सचेंज को इंडिया में। और आरबीआई क्यों गोल्ड रिज़र्व बढ़ा रहा है ना, आप ये सोच रहे होंगे। और आप ये भी देखो, हाल फिलहाल में मोदी जी ने कहा कि लोगों को गोल्ड कम ख़रीदना चाहिए, है ना। अब ऐसा मोदी जी क्यों बोल रहे हैं? और इधर आरबीआई अब देख रहे हो कि गोल्ड रिज़र्व बढ़ा रहे हैं, है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है? कभी सोचा है आपने कि एक तरफ आरबीआई गोल्ड रिज़र्व बढ़ा रहा है और एक तरफ पब्लिक को गोल्ड ख़रीदने से मना किया जा रहा है? तो इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि इंडिया में ना सोने की खदान नहीं है ना। इंडिया में सोने का जो माइंस है वो ना के बराबर है। तो हमारे देश में जितना भी सोना लोग ख़रीदते हैं वो सब विदेश से डॉलर देकर मंगवाया जाता है। और जब आप दुकान से 1 तोला सोना ख़रीदते हैं तो देश का कीमती डॉलर बाहर चला जाता है। और अगर देश का सारा डॉलर सिर्फ सोना खरीदने में चला जाएगा तो हम देश के लिए ज़रूरी चीज़ें जैसे क्रूड ऑयल, कच्चा तेल या पेट्रोल, डीजल और डिफेंस का हथियार कैसे खरीदेंगे? समझ रहे हैं आप? तो इससे ना देश का बहुत नुकसान होता है। और सोना जो है ना एक डेड एसेट है जिससे पैसा ब्लॉक हो जाता है। क्योंकि देखिए, आप सोना खरीद कर घर की तिजोरी या लॉकर में रख देते हैं तो वो तो पैसा देश की इकॉनमी से बाहर हो जाता है। अगर मान लीजिए आप इसी पैसे को बैंक में एफडी कराएं या स्टॉक मार्केट में लगाएं तो इससे कोई बिज़नेस शुरू होगा, पैसा इकॉनमी में रिवॉल्व करेगा, है ना। इससे कोई नई कंपनी खुल सकती है, लोगों को नौकरी मिलेगी, देश की जीडीपी बढ़ेगी। लेकिन जब आप सोना ख़रीद लेते हैं तो इससे देश की तरक्की में ना कोई मदद नहीं होता है और वो बस ब्लॉक हो जाता है। तो देखिए फिर आरबीआई क्यों ऐसा कर रही है? तो आरबीआई इसलिए कर रही है कि आरबीआई का सोना देश के लिए इमरजेंसी में काम आता है ना। विदेशी कर्ज चुकाने में, तेल खरीदने के लिए काम आता है। अब आरबीआई जो है ना वो देखिए, अगर डॉलर ज़्यादा रखती है तो डॉलर भी बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है। और अगर डॉलर से अगर मान लीजिए वो तेल खरीदती है या फिर बाकी दूसरी चीज़ें इंपोर्ट करती है तो इससे हमारा ना रुपी बहुत डिप्रिशिएट कर सकता है। क्योंकि डॉलर खुद भी अभी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है वर्ल्ड में जो सिचुएशन चल रहा है वॉर का, उससे। तो इसीलिए इंडिया को आगे आने वाले सिचुएशन से बचने के लिए ना, कि बाद में चल के कहीं सिचुएशन और वर्स ना हो जाए, इससे बचने के लिए इंडिया अपने रुपी का वैल्यू को ना बहुत ज़्यादा नहीं गिराना चाहती है। इसीलिए वो गोल्ड का रिज़र्व रख रही है। अंडरस्टूड? और अभी देखो क्या हुआ था ना फिलहाल में, कि जब रसिया यूक्रेन वॉर हुआ था तो अमेरिका ने ना रसिया का लगभग $300 बिलियन ना फ्रीज कर दिया था, रोक दिया था। तो इससे क्या हुआ कि रसिया को वो रसिया इस्तेमाल नहीं कर पाया, पैसा ब्लॉक हो गया। तो डॉलर का कोई भी आप ट्रांजैक्शन करते हो तो उससे अमेरिका का ट्रांजैक्शन अमेरिका के बैंक से क्लियर होता है, बैंक के सर्वर से होकर जाता है वो, ठीक है। तो अगर आप डॉलर, मान लो हमारे कंट्री डॉलर रिज़र्व रख रही है तो वो जब भी ट्रांजैक्शन करेगी तो अमेरिका के सर्वर से होकर, अमेरिका का जो बैंक का सर्वर जैसे जेपी मॉर्गन है या सिटी बैंक है, उससे होकर गुजरना पड़ता है। और अगर यूएस उसको ब्लॉक कर देता है तो फिर हमारे अकाउंट में पैसा तो दिखेगा, गवर्नमेंट के अकाउंट में, हमारा जो गवर्नमेंट का जो बैंक है उसके अकाउंट में पैसा तो दिखेगा, बट वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। तो गवर्नमेंट ना हमारी अब भरोसा नहीं कर सकती है यूएस पे, इसीलिए वो अपने गोल्ड को रिज़र्व को बढ़ा रही है। आई होप यू अंडरस्टूड, है ना। तो यही सब कारण है। तो पहला कारण तो है डाइवर्सिफिकेशन करना, कि वो डाइवर्सिफाई कर रही है अपने फॉरेन एसेट को और डिपेंडेंसी रिड्यूस कर रही है। दूसरा, रिस्क मिटिगेशन करना ताकि करेंसी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं हो, जो सिचुएशन अभी चल रहा है ना।
तीसरा, हेज करना इन्फ्लेशन के अगेंस्ट। अगर गोल्ड को हम रखेंगे तो हमारा परचेजिंग पावर ज़्यादा घटेगा नहीं, है ना, हम प्रोटेक्ट कर सकेंगे अपने परचेजिंग पावर को। फिर इससे रिस्क एसोसिएट क्या होता है गोल्ड रखने का, से रिस्क क्या क्या होता है देखिए। पहला तो रिस्क यही है कि रिड्यूस्ड लिक्विडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, है ना, कन्वर्टिंग लार्ज गोल्ड होल्डिंग्स टू कैश ड्यूरिंग इज स्लोअर एंड कॉस्टली है। अब बहुत सारा गोल्ड देखो आप रख रहे हो तो वो कहीं ना कहीं कैश से तो कम लिक्विड है ना, तो इसको कन्वर्ट करना भी बहुत मुश्किल है। बहुत सारे कंट्री हो सकता है गोल्ड एक्सेप्ट भी ना करेगा इमरजेंसी में, क्योंकि उसको फिर उनको कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, तो वो लेस लिक्विड होता है, तो इसीलिए दिक्कत है। दूसरा, ज़ीरो यील्ड। अगर आप अपने फॉरेन रिजर्व में गोल्ड को रख रहे हो तो इससे ना ही आपको कोई इंटरेस्ट मिल रहा, ना ही डिविडेंड, एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट बॉन्ड से आपको इंटरेस्ट मिलता है, करेंसी डिपॉजिट से भी बैंक को इंटरेस्ट मिलता है, तो इससे ज़ीरो यील्ड है ना। स्टोरेज एंड सिक्योरिटी कॉस्ट, ये बहुत सिक्योरली आपको रखना पड़ेगा, उसके लिए आपको कॉस्ट स्टोरेज का, इंश्योरेंस का, ट्रांसपोर्टेशन का उठाना पड़ेगा, है ना। अब ये तो बात हो गया रिस्क का। अब कंपोनेंट क्या क्या है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का, ये आपसे पूछ सकता है एग्ज़ाम में कि कंपोनेंट क्या क्या है, ठीक है। तो पहला तो है फॉरेन करेंसी एसेट, है ना, हम अपना जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कुछ अमाउंट फॉरेन करेंसी एसेट में रखते हैं, जिसमें कि आपका US डॉलर, यूरो, पाउंड स्टर्लिंग, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जापानीज़ येन होता है। कुछ गोल्ड रिजर्व रखते हैं हेल्ड विद RBI, कुछ IMF में होल्डिंग रखते हैं, जैसे स्पेशल ड्राइंग राइट्स है ना। ये एक तरह का आपका पोटेंशियल क्लेम होता है, ठीक है, ये करेंसी नहीं होता है, ये क्लेम होता है जो कि आपको ना इमरजेंसी में काम आता है, ठीक है। ये इस तरह का टोकन है जो आप IMF को देते हो, है ना, जिसका इस्तेमाल करके आप दूसरे IMF जो दूसरे, मान लो इमरजेंसी हुआ आपको कि आपको फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, तो आप पैसा चाहते हो तुरंत, तो IMF के पास आप जाओगे ये टोकन लेके, एक तरह का टोकन है, ठीक है, ये टोकन लेके, इसमें SDR में ना, इसमें पॉइंट असाइंड होता है आपको, ठीक है, उस हिसाब से, है ना। तो ये आप टोकन लेके जाओगे और आपको IMF जो है दूसरी कंट्री अरेंज करेगा जो आपको हेल्प कर सकता है, फिर वो आपको या तो डॉलर या यूरो में पैसा देगा आपको, उसके बदले आपको ये SDR पॉइंट्स को ट्रेड करना पड़ेगा। जितना पॉइंट आपको असाइन है आप वो ट्रेड करोगे तो आपका SDR पॉइंट घट जाएगा उस दूसरे कंट्री को जिसको आपने SDR पॉइंट दिया है, जिसके बदले आपको डॉलर या यूरो मिला है, वो SDR पॉइंट उस कंट्री का बढ़ जाएगा, ठीक है, और वो उस पॉइंट से इंटरेस्ट भी कमा सकता है। तो ये एक तरह का, आप बस इतना याद रखो कि ये कोई मनी नहीं है, ठीक है, ये एक तरह का पोटेंशियल क्लेम है जो इस्तेमाल किया जाता है, टाइप ऑफ टोकन जिसको इस्तेमाल किया जाता है फाइनेंशियल क्राइसिस में किसी कंट्री द्वारा, ठीक है। अब रिजर्व ट्रेंचे पोजीशन क्या होता है देखिए, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मेंबर्स कोटा एंड द IMF's होल्डिंग ऑफ द मेंबर्स करेंसी दैट इज़ रेडली अवेलेबल फॉर विड्रॉल विदाउट रिस्ट्रिक्ट कंडीशन। तो इसमें ना IMF ना एक कंट्री को ना, हर कंट्री को मतलब एक कोटा देती है कि आप इतना कोटा ना कुछ अपने करेंसी में और कुछ सेफ करेंसी में जैसे कि डॉलर या गोल्ड में रखना होता है उनको IMF के साथ। तो जो आप अपने करेंसी में IMF में जमा करते हो और जो कुछ अमाउंट सेफ करेंसी में जमा कर, जैसे मान लो कि IMF ने बोला कि आपको ना अपने इकॉनमी का 100 रुपया, ठीक है, इतना कोटा IMF के साथ रखना है। 100 रुपया में 25 रुपया आपको जो है सेफ करेंसी में रखनी है, और 75 सेफ करेंसी मतलब गोल्ड या फिर डॉलर में रखनी है ना, और 75 रुपीज़ आपको अपनी खुद की करेंसी में रखनी है, ठीक है। तो 75 रुपीज़, ठीक है, अपने खुद की करेंसी में। तो ये 75 माइनस 25 जो होता है ना, वो आपका हो गया, क्या हो गया, रिज़र्व। ये रिज़र्व ना आप कभी भी इस्तेमाल गवर्नमेंट कर सकती है विदाउट आस्किंग IMF कि मैं इस्तेमाल करूं कि ना करूं, ये कभी भी वो इस्तेमाल कर सकती है, ठीक है। तो यही हुआ रिज़र्व ट्रेंचे पोजीशन और यही के कह रहा है। तो आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक। थैंक यू गाइज़।